मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू वर्षागर क्लासेस। हाँ जी, कैसे हो? सब बढ़िया। लास्ट लेक्चर में हमने किया आर्टिकल 265, 246, 254 एंड 246 ए। ठीक है, आप में से किसी ने भी लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज सी दिस। और आज हम वर्षा करेंगे आर्टिकल 269 ए पर। मीन्स इसको हम हवा में नहीं उड़ाएंगे ऐसे ही, इसे हम बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 269 है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये आपको जीएसटी में डेप्थ नॉलेज देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। अब आर्टिकल 269 ए कह रहा है कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लेवी एंड कलेक्शन of goods and services tax in courses of interstate trade और commerce। बस इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिर्फ आपसे बस बेसिकली 3 बातें करनी है। फर्स्ट, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। प्लीज सी दिस। ये कह रहा है कि इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स से एक बात तो समझ आ गई है, जब हम सप्लाई करेंगे वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी कि बड़े लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करोगे, सप्लाई करोगे, तो आप क्या करोगे, तो कलेक्ट करोगे आईजीएसटी। यानी कि जब इंटरस्टेट कब होता है, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर सप्लाई करते हैं गुड्स की, तो क्या कलेक्ट करते हैं, आईजीएसटी। और ये किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि इंटरस्टेट पर जो कलेक्शन हो रहा है, तो आईजीएसटी का क्या होता है, रिवेन्यू बॉक्स ओपन होता है, और यहां से जितना भी पैसा आता है ये किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये पैसा किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेकंड पॉइंट आता है इंपोर्ट। अगर आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट के ऊपर जो आईजीएसटी लगेगा ना, और जो आईजीएसटी लगेगा ये रिवेन्यू बॉक्स होगा किसका, आईजीएसटी ये रिवेन्यू बॉक्स होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का। मैम पहले वाला पॉइंट तो हमें क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोलोगे कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा तो क्या लगा, आईजीएसटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है उनके पास चला गया, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन इंपोर्ट के ऊपर आईजीएसटी क्यों लगा? इंपोर्ट तो देखो बहुत सिंपल है, यानी कि जब हम बाहर से इंपोर्ट किया, मीन्स दूसरी कंट्री से हमने गुड्स मंगवाया है, अगर हम इस कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगता है, एक्सपोर्ट लगता है। और दूसरी कंट्री से इस कंट्री में मंगवाते हैं हम, कोई भी गुड्स मंगवाते हैं, तो वहाँ पर क्या लगती है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। प्लीज लिसन टू केयरफुली, आपको सुनना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हम इम्पोर्ट ड्यूटी पे करें या एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करें, तो इवेंचुअली हम उसको क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। मतलब उसको हम क्या बोलेंगे कि हम कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हैं। एक्चुअली में मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मान लीजिए कि आपने बाहर से गुड्स मंगवाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं असेसेबल वैल्यू। मान लीजिए कि आपने से फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख के गुड्स मंगवाए, ठीक है, तो ये क्या हुई, असेसेबल वैल्यू कितनी, 20 लाख की। तो आपने ये जो 20 लाख रुपए के गुड्स मंगवाए हैं, जो भी गुड्स आप बाहर से मंगवाते हो उस पर क्या लगती है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, जिसको आप बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी भी बोल सकते हो। इस पर हमने से फॉर एग्जांपल हमने अज्यूम किया कि 10% की हमारी क्या लगी, कस्टम ड्यूटी लगी, तो कितनी लगी है, 2 लाख। टोटल कितनी हो गई, 22 लाख की। ठीक है, आपने इसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई 10%, हमने पे कर दिया 2 लाख रुपीज। 20 लाख के गुड्स थे, 20 लाख के गुड्स थे, और उसके ऊपर हमने 2 लाख की ड्यूटी पे करी। ठीक है, अब ये हो गए 22 लाख। अब इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि 20 लाख के गुड्स थे, ठीक है, और 2 लाख रुपए की हमने क्या कर दी, बेसिक कस्टम ड्यूटी हमने पे कर दी। आप ले जाओ, खुद यूज करो या बेचो, वो आपकी इच्छा है। आपने कस्टम ड्यूटी पे कर दी है, बट
बट द पॉइंट इज नोटेड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है आप इंपोर्ट तभी कर रहे हैं जब ये गुड्स इंडिया में नहीं मिलती। कौन से वाली? जो हमने बाहर से अदर कंट्री से हमने परचेज की हैं। हमने कहा जी सर यही चीज़ है, यही बात है कि जो हमने तभी तो ये गुड्स परचेज किए हैं, अगर इंडिया में मिल जाती तो हम उसको बाहर से इंपोर्ट क्यों करते? ठीक बात है, पर इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जो बाहर से गुड्स इंपोर्ट करती हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वही वाले गुड्स इंडिया में भी अवेलेबल हैं। तो अगर वो वाले गुड्स इंडिया में अवेलेबल है, सुन लीजिए प्लीज, ध्यान से सुनिए नहीं तो समझ नहीं आएगा। अगर वही वाले गुड्स इंडिया में अवेलेबल है तो आप बाहर से क्यों मंगवा रहे हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बस इतना सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कि जब ये गुड्स हमें इंडिया में हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं तो आप अदर कंट्री से क्यों मंगवा रहे हो? ठीक है, इफ दोज गुड्स आर अवेलेबल इन इंडिया व्हाई आर यू इंपोर्टिंग आउटसाइड कंट्री? देन द जो रीजन है, देखो क्या है, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है हमने। इकोनॉमिक्स में क्या है, ये है कि कोई भी कंट्री ग्रोथ कब करती है? जब वो इंपोर्ट कम करे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करे। आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी उस गुड्स का जो इंडिया में अवेलेबल है। अगर आप इंडिया से परचेज करते हैं तो इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनका फ़ायदा होता, उनकी इनकम बढ़ती, वो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करते। कब? यदि आप यही गुड्स दूसरी कंट्री से परचेज न करके हमारी ही अपनी ही कंट्री से परचेज करते। ठीक है, आप इधर इस उससे खरीदते या उससे परचेज करते तो उसको जीएसटी पे करते और गवर्नमेंट को भी फायदा होता। अब बाहर से अब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर है उनको प्रॉब्लम होगी ना। तो गवर्नमेंट ने बोला आप बाहर से ऐसे प्रोडक्ट मंगवाते हो जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करो। यानी कि जो गुड्स इंडिया में नहीं मिलते तो आपका जो काम है ना बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करना है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अलाइक प्रोडक्ट, यानी कि अलाइक प्रोडक्ट मीन्स वही प्रोडक्ट इंडिया में भी मिलता है और आप वही प्रोडक्ट बाहर से परचेज कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। सेम उसी तरह का प्रोडक्ट यदि इंडिया में भी मिल रहा है लेकिन आप उसको बाहर से परचेज करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्यों? रीज़न है, मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि ये प्रोडक्ट आप इंडिया से परचेज करते तो जीएसटी फिर भी देना पड़ता। देखो विद इन कंट्री आप परचेज करते ना तो जीएसटी तो आपको फिर भी देना पड़ता, और ये जीएसटी दोगे आप, इस जीएसटी का नेचर होगा आईजीएसटी। देखो आईजीएसटी होगा ना इसका नेचर। तो इसका मतलब साफ है कि यदि आपने बाहर से गुड्स परचेज किए हैं और उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ रहा है तो ये प्रोडक्ट इंडिया में बनते थे। क्या मतलब है? यानी कि यदि आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर जो आपने दूसरी कंट्री से परचेज किया है आईजीएसटी देना पड़ रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि ये प्रोडक्ट इंडिया में भी मिलता था, तभी आपको इसके ऊपर आईजीएसटी देना पड़ रहा है। ठीक है, और ये जो पैसा आएगा ना, ये जो आप पे करोगे, तो जो भी पैसा आएगा ये गवर्नमेंट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। अभी जो टोटल अमाउंट 22 लाख का है ना, इसके ऊपर 18% का रेट लगेगा जीएसटी का, आईजीएसटी आ जाएगा। 22 लाख के अकॉर्डिंग आप देख लेना कितना बनेगा, तो वो प्लस करके जो रेट आएगा वो आपका वो परचेजिंग पावर होगी। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में ये क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट में बहुत प्यारी बात मैं आपको बताती हूँ। इसने क्या बताई है, हम पहले एक कंसेप्ट पढ़ते थे, ठीक है, जीएसटी तो अब आया है। पहले पता है क्या होता था? जो लोकल सेल होती थी ना उसके ऊपर चार्ज होता था वैल्यू एडिड टैक्स। जो लोकल सेल होती थी ना पहले जब जीएसटी नहीं आया था उसके ऊपर चार्ज होता था वैल्यू एडिड टैक्स, और उसका पैसा किसके पास जाता था? स्टेट गवर्नमेंट के पास। किसके पास जाता था? स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और ये जो वैट जाता था स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था, यानी कि जो भी लोकल सेल हुई उसका पैसा किसको मिला था? स्टेट गवर्नमेंट को। तब तो स्टेट गवर्नमेंट बहुत खुश थी। अच्छा, जो भी इंटर स्टेट सेल की है ना, जब जीएसटी नहीं आया था तब की बातें हो रही हैं ये। इंटर स्टेट जो सेल किया ना उसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। क्या लगता था? सीएसटी का मतलब क्या है? सेंट्रल सेल्स टैक्स। और ये जो सेंट्रल सेल्स टैक्स का जो लेजिस्लेशन है ना जो बनाया था वो किसने बनाया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था। और बट जो इसके ऊपर टैक्स कौन कलेक्ट करता था? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को ये दोनों का पैसा जाता था, यानी कि लोकल सेल हुई है तब भी स्टेट गवर्नमेंट को इसका पैसा जाता था, और इंटर स्टेट सेल हुई है तब भी इसका पैसा किसको जाता था? स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट तब बहुत खुश थी, यानी कि लोकल सेल हुई तो वैट मिलेगा
और इंटर स्टेट सेल हुई तो CST मिलेगा। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। वैट का जो थोड़ा ज़्यादा रेट मिल जाता था क्योंकि जो ये स्टेट गवर्नमेंट ने इसका लेजिस्लेशन लिखा था, लेकिन CST किसने लिखा था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिखा था, इसका थोड़ा कम पैसा मिलता था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अब GST जब से आया है ना, तब से रो रही है। जब से GST आया है कि यार ये क्या हो रहा है यार, 17 साल लग गए GST को लाने में, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं। क्या? GST। ठीक है, देखो बताती हूँ मैं आपको भी। देखो GST को ना कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लोकल सेल में CGST और SGST। अगर लोकल सेल हो रही है, विद इन स्टेट हो रही है, इसमें दो टैक्स CGST और SGST बन रही थी। ठीक है, SGST का आधा पैसा पहले मिलता था, अब पूरा पैसा। अब यदि लोकल सेल न होकर इंटर स्टेट सेल हो रही है, लोकल सेल न होकर इंटर स्टेट सेल हो रही थी, तो सारा का सारा IGST और ये पैसा किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा था। यानी कि पहले एक समय ऐसा था जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं मिलता था, यानी कि सारा पैसा किसको जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। देखो लोकल सेल होती थी तब भी सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को जाता था। और इंटर स्टेट सेल हो रही थी तब भी सारा पैसा किसको जाता था? स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाता था। लेकिन जब से GST आया तो क्या है, इसका आधा पैसा किसको जाने लग गया? लोकल स्टेट में CGST को, और इंटर स्टेट सेल हो रही है तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका सारा पैसा जाने लग गया। तब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को दिक्कत होने लगी, वो रोने लगी। क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट पर तो पूरा पैसा और लोकल सेल पर आधा पैसा मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट को इंटर स्टेट सेल पर तो मिलता ही नहीं और लोकल सेल पर आधा पैसा मिलता है, वाइस वर्सा हो गया ना। अब इंटर स्टेट पर तो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता ही नहीं और जो लोकल सेल हो रही है उस पर आधा पैसा मिलता है। ठीक है, तो वो रोने लग गई कि ये कैसा एक्ट है। अब सेक्शन 269A थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो IGST है उसमें जो आया है उसको बाइफरकेट करता है कौन? रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल ने इसको क्या किया है? बाइफरकेट किया है कि यहाँ पे जो भी IGST में जो पैसा आएगा ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, अब GST बाद में इस पैसे को कैसे डिवाइड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो ये हमने क्या है, सेक्शन 269 में हमने क्या बातें सीखी हैं? 3 बातें सीखी हैं। और ये कैसे डिवाइड करेंगे, ये GST काउंसिल रिकमेंडेशंस हमें बताएगी कि इस पैसे को कैसे डिवाइड करना है। लेकिन अब हमने सेक्शन 269 में A में हमने क्या बातें सीखी? 3 बातें सीखी हैं। देखो, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यदि आप क्या करते हो, सप्लाई करते हो, तो यह क्या कहलाता है? IGST कहलाता है। वन स्टेट टू अनदर स्टेट सप्लाई करते हो तो ये क्या कहलाता है? IGST कहलाता है। और ये सारा पैसा किसके पास आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब यदि आप इंपोर्ट करते हो तो ये क्या कहलाता है? IGST कहलाता है। और सारा पैसा किसके पास आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब IGST थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है? IGST बाइफरकेट हो गया, किसने किया? रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ने। ठीक है, अब रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ने इसको बाइफरकेट किया है, यानी कि जो पैसा आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होगा। अब ये कितना कितना डिवाइड होगा ये GST काउंसिल बताती है। अब ये GST काउंसिल कौन है? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा आर्टिकल 279A। इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक